गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हम अपने थर्ड टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे। हमारा थर्ड टॉपिक है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमने इसमें क्या है कई सेक्शन देख लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि मेजर जो हाइपोथेसिस हैं वो क्या दी गई हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके संदर्भ में कुछ परिकल्पनाएं दी गई हैं, कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स। हमने इनमें देख लिया था कैसे प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस है, टाइटल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एंड गैसियस हाइपोथेसिस एंड नेबुलर हाइपोथेसिस। तो इनकी स्टडी हमने कर ली थी। उसके बाद में हम अपने अगले सेक्शन पे आ गए थे, दैट व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज टू स्टडी अर्थ इंटीरियर। हमने देखा था कि अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए क्या है कि दो सोर्स होते हैं। एक होता है नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में हमने देखा था कि दो इंपॉर्टेंट जो नेचुरल सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्गार, और दूसरा है मीटियोराइट्स। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, जिसके द्वारा क्या है कि जो पिघली हुई चट्टान होती है, यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली हुई रॉक्स होती हैं, जो कि मेल्ट हुई रॉक्स होती हैं, वो बाहर आती हैं। और इस वजह से क्या है कि हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। यहाँ से हमने इससे निष्कर्ष भी निकाल लिया था। हमने देखा था कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए क्या है कि जो रॉक्स इतनी सॉलिड हमें दिखाई देती हैं पृथ्वी के धरातल के ऊपर, वैसे ही कुछ रॉक्स क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी पाई जाती हैं, बट वो मेल्ट हो जाती हैं। मेल्ट क्यों होती हैं? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकाला था कि प्रेशर जो है वो भी बहुत हाई है, क्योंकि जैसे जैसे रॉक्स का दबाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इंटरनल भाग में क्या है कि प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। दूसरा रीजन होता है प्रेशर बढ़ने का वहां पर पाए जाने वाले मिनरल्स, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है कि अधिक डेंसिटी वाले, अधिक घनत्व वाले मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन है, निकल है। इसी वजह से क्या है कि प्रेशर हाई बन जाता है। ये सब हमें क्या है कि सिस्मिक वेव से भी पता चलता है। बट आज हम इसकी स्टडी हम कर चुके हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हमें किस तरीके से बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। हमने इसकी लिमिटेशन भी देख ली थी, मतलब एवरेज देखा था कि जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो आपके 50 किलोमीटर की गहराई से होते हैं, बट पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यानी कि जो अर्थ की रेडियस है, वो है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर है। इतनी बड़ी संरचना के बारे में, मतलब अगर हम जानकारी निकालते हैं तो सिर्फ 50 किलोमीटर के भाग से निकाल रहे हैं, तो ये एक्यूरेट हमें जानकारी तो प्राप्त नहीं होगी, बट कुछ ना कुछ हम इससे निष्कर्ष निकाल ही लेते हैं। बट ये जो है ये एवरेज है, ये सच्चाई नहीं है कि वोल्केनिक इरप्शन सिर्फ आपके 50 किलोमीटर की गहराई से ही आते हैं, ऐसा नहीं है। हमने देख लिया था कि जहां पर ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्ट होती है, मतलब ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होती है, जहां पर क्या है कि इन दोनों प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, वहां पे ओशियनिक प्लेट जो है वो कन्वर्ज होती है विद द कॉन्टिनेंटल प्लेट। और यहाँ पर क्या है कि ओशियनिक प्लेट बेसाल्ट से बनी हुई होती है, जो कि क्या है कि ज्यादा हैवी आपका मिनरल होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ओशियनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। और यहाँ पर जो सबडक्शन होता है वहां पर क्या है कि बेनियोफ जोन भी बनते हैं, और यहाँ पर जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई से आते हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे मीटेरोइड्स होते हैं वो किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताते हैं, क्योंकि जो मीटेरोइड्स होते हैं और पृथ्वी है उनकी आंतरिक संरचना कुछ ना कुछ एक जैसी ही पाई जाती है, क्योंकि वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है और पृथ्वी जो है वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। इन मीटेरोइड्स की स्टडी करने से हमें पता चलता है कि पृथ्वी होमोजीनियस नहीं है, इसके अंदर क्या है डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है, इसके अंदर ये हिट्रोजीनियस है, मतलब इसका जो इंटरनल कंपोजिशन है एंड स्ट्रक्चर है, ये एक हमें सॉलिड मास के रूप में, एक एकाकी पिंड के रूप में नहीं है ये। ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि अर्थक्वेक से क्या है कि किस प्रकार से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। हमने यहाँ पे देख लिया था कि अर्थक्वेक से हमें किस प्रकार से जो है वो अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके संदर्भ में क्या है कि हमने कुछ टर्म्स देखी थी दैट आर रिगार्डिंग टू अर्थक्वेक। हमने देख लिया था सिस्मोलॉजिस्ट क्या है कि वो वैज्ञानिक है जो कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करता है।
सिस्मोलॉजी है वो विज्ञान है जिसमें कि अर्थक्वेक वेव्स का अध्ययन किया जाता है। अर्थक्वेक क्या है कि शेकिंग ऑफ द ग्राउंड है बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक फोर्स एंड बिकॉज ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स। इनकी वजह से क्या है कि आपके ग्राउंड है उसमें शेकिंग होती है, वाइब्रेशन होती है और इससे बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक होता है। इसके बाद में हमने देखा था फोकस। फोकस क्या है कि अर्थ के इंटीरियर में वो पॉइंट है जहां से क्या है अर्थक्वेक आपका ओरिजिन हो रहा होता है, मतलब जहां से अर्थक्वेक उत्पन्न हो रहा होता है। एपिसेंटर क्या होता है? एपिसेंटर वो पॉइंट होता है आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर जो कि फोकस के सबसे पास में होता है। मतलब सबसे पहले अगर आपकी सिस्मिक वेव्स कहीं पहुंचती है तो वो एपिसेंटर पर ही पहुंचती है। अगर मान लीजिए किसी भी स्थान पर भूकंप आया है और न्यूज रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उस स्थान पर मतलब उस लोकेशन पर भूकंप आया है, तो क्या है कि वो एपिसेंटर के बारे में ही आपको बता रहे होते हैं। ओके, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी सिस्मिक वेव्स होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करता है। ये सिस्मिक वेव्स जो रिकॉर्ड की जाती हैं, रिकॉर्ड करके हमें प्रदान करता है, उसको सिस्मोग्राम बोला जाता है। इसमें रिकॉर्डिंग होती है कि मतलब कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, कितना उसका एम्पलीट्यूड रहा है, कितनी उसने एनर्जी रिलीज की है, इस तरह के सभी रिकॉर्डिंग जो है वो सिस्मोग्राफ में होती है। ओके, इसके बाद में हमने देख लिया था कि जो भी आपका अर्थक्वेक है उसकी मेजरमेंट किस प्रकार से की जाती है। इसके दो स्केल हमने देखे थे, पहला था रिक्टर स्केल और उसके बाद में था मर्कली स्केल। रिक्टर स्केल क्या है कि रिकॉर्डिंग करता है, उस एनर्जी की रिकॉर्डिंग करता है जो कि आपकी अर्थक्वेक के टाइम में रिलीज हुई है। इसमें हमने देखा था कि कैसे ये एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, मतलब इसमें जैसे कि एक तो होता है नॉर्मल स्केल होता है, मतलब उसमें नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, बट लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है कि उसमें नॉर्मल स्केल की तरह नहीं होता है वो। उसमें अगर एक नंबर बढ़ा तो जैसे 10 गुना ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ गई है, मतलब 10 गुना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, और उसमें 31 गुना ज्यादा मतलब 31 टाइम्स उसमें एनर्जी ज्यादा आ गई है। मतलब अगर मैंने बोला कि एक जगह मैंने बोला कि 5 का मतलब 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, दूसरी जगह मैं बोलती हूँ कि यहां पर क्या है कि 6 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आया है, तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि भाई थोड़ा सा डैमेज हुआ है, इसमें ये बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई है, 10 गुना ज्यादा वाइब्रेशन हुई है और 31 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। तो इन सब की जो रिकॉर्डिंग की जाती है ना वो रिक्टर स्केल में की जाती है। तो रिक्टर स्केल क्या है? क्वांटिटेटिव है, वो ज्यादा साइंटिफिक है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है वो। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड से क्या है कि अलग अलग इसके इफेक्ट भी मैंने आपको बताए थे कि 0 to 2 में हम फेल्ट ही नहीं होता है पीपल को, और इसमें सिर्फ डिटेक्शन होती है बाय द सिस्मोग्राफ। 3 से 4 में मतलब कैसे कैसे क्या है कि उसके इफेक्ट थे, इसकी हमने डिस्कशन सारी कल कर ली थी। उसके बाद में हमने देखा था मर्कली स्केल। मर्कली स्केल में क्या है कि जो भी इम्पैक्ट हुआ है अर्थक्वेक का, मतलब जितनी भी इंटेंसिटी का भूकंप आया है और उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा जितना भी नुकसान हुआ है उस सब की अगर अध्ययन किया जाता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है तो उसे मर्कली स्केल के ऊपर अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, इसकी रेंज 1 से स्टार्ट होती है एंड 12 तक जाती है। 1 मीन्स नॉट फेल्ट एंड 12 मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन, मीन्स इट इज टोटली क्वालिटेटिव एंड मैन ऑब्जर्वेशन बेस्ड। उसके बाद में हमने ये एक क्वेश्चन आया था कि एक बैरन लैंड है, मतलब एक ऐसी भूमि है जिसके ऊपर क्या है कि किसी भी प्रकार का मानव जो है वो निवास नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार की वहां पर मानव ने क्या है कि बिल्डिंग वगैरह नहीं बना रखी है और मानव क्या है कि वहां पर बसते नहीं है, एक ऐसी जगह है, वहां पर अर्थक्वेक आया, तो उसमें क्या है कि कौन सा हमारा स्केल जो है वो उपयोगी होगा? नो डाउट रिक्टर स्केल ही, क्योंकि रिक्टर स्केल हमें ये बता देगा कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। बट अगर हम मर्कली स्केल की वहां पर बात करते हैं तो मतलब वहां तो कुछ ऐसा डैमेज हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां तो मानव रहते ही नहीं थे। तो ऐसे संदर्भ में क्या है कि आपका रिक्टर स्केल जो है वो ज्यादा उपयोगी होता है, ज्यादा यूजफुल होता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये पेपर में आपके आया हुआ है। ओके, सिस्मिक वेव्स क्या है कि सिस्मिक वेव्स को हमने देख लिया था कि वो डेविएट हो जाती हैं, क्या है, जब वो अलग अलग माध्यम में से, अलग अलग मीडियम में से गुजरती हैं। सिस्मिक वेव्स की स्पीड जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद उसकी स्पीड जो है लिक्विड में होती है और उसके बाद उसकी स्पीड गैसियस मीडियम में होती है। बट कुछ सिस्मिक वेव्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ सॉलिड मीडियम में से ही ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड में क्या है कि वो डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये अलग अलग सिस्मिक वेव्स जो है वो पाई जाती हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, स्टडी ऑफ द सिस्मिक वेव्स।
हमने ये देख लिया था कि फ्लोटिंग अर्थ जो है वो सिस्मोग्राफ की कहां पर की जाएगी, जहां पर अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और ओकरेंस ज्यादा होती है, वहां पर क्या है कि आपके सिस्मोग्राफ जो है उसकी प्लॉटिंग की जाती है। ओके, नाउ कम टू आवर मेन पॉइंट, वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक, यानी कि जो भूकंप है उससे कितने प्रकार की भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। हमने देख लिया था सिस्मिक वेव्स होती क्या है। सिस्मिक वेव्स वो माध्यम है जो कि आपकी एनर्जी को अलग अलग जगह पर पहुंचाता है। हमें अर्थक्वेक क्या है तभी फील होता है जब हम फोकस के पास में होते हैं। वैसे जो सिस्मिक वेव्स है वो आपकी हर डायरेक्शन में जाती हैं, बट अगर हमें फील हो रहा है तो मतलब हम फोकस के पास में हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं। मतलब कहीं पर अर्थक्वेक आया, फोकस से क्या है कि अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ, उसके बाद में क्या है कि उससे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को अलग अलग जगह पर पहुंचाने का काम जिन वेव्स ने किया, जिस मीडियम ने किया, उसे सिस्मिक वेव्स बोला जाता है, उसे भूकंपीय तरंगे बोला जाता है। ओके, पहली जो हमारी सिस्मिक वेव है वो है प्राइमरी वेव। इसे प्राइमरी वेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले इसका जो पैटर्न ये फॉलो करती है उसे बता रखा है कि ये एक्सपैंड होती है और कंप्रेस होती है। मीन्स ये इस तरीके से फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। इस तरीके से ये वेव जो है वो चलती है। ठीक है, आपकी इस प्रोसेस को डिलेशन की प्रोसेस बोला जाता है। मीन्स एक्सपैंड होती है, कंप्रेस होती है, फिर फैलती है, फिर कंप्रेस हो जाती है। इसमें इसका एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा होता है और कंप्रेशन जो है वो कम होता है। एक्सपेंशन का मतलब फैलाव जो है वो इसका ज्यादा होता है और इसका सिकुड़ना जो होता है वो कम होता है। इस सारी की सारी प्रोसेस को डिलेशन की प्रोसेस बोला जाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग वाइड एंड भी से बोला जाता है। पार्टिकल्स फैलते ज्यादा है और इसमें सिकुड़ते कम है, ये मैंने आपको भी बता दिया है। मीन्स इसका जो पैटर्न होगा हम उसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन भी इसे बोला जा सकता है, इसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी बोला जा सकता है। नाउ अब क्या है कि वेव की डायरेक्शन ये है और आपकी जो सिस्मिक वेव्स है वो भी इसी तरीके से चल रही हैं, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो क्या है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मीन्स पैरेलल का मतलब क्या है कि समानांतर है। यहां पर वेव जो है वो भी इस तरीके से चल रही है और आपकी जो सिस्मिक वेव्स है वो भी इस तरीके से चल रही हैं, तो यानी कि ये इसके पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। इसीलिए क्या है, इन वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल भी इसे मतलब बोला जाता है, तो इसे क्यों कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वेव की डायरेक्शन होती है, वेव की डायरेक्शन के प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इसी वजह से इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। नाउ ये क्या है? मूव फास्ट। इनकी जो स्पीड होती है वो 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड इनकी सबसे ज्यादा होती है, 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसीलिए द फर्स्ट वेव डिटेक्टेड बाय द सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ में सबसे पहले जिस वेव की डिटेक्शन की जाएगी, जो वेव सबसे पहले एपिसेंटर पर पहुंचेगी, वो वेव आपकी प्राइमरी वेव ही होगी। इसीलिए इसे प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। पासेस फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों ही जो फॉर्म, तीनों ही मीडियम होते हैं उसमें से अपने आप को पास कर सकती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में से पास कर सकती है। सॉलिड में इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में क्या है कि सबसे कम इसकी स्पीड होती है। इन्हें बॉडी वेव्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या है कि ये ओरिजिन जहां से हो रहा है ना अर्थ का, वहीं से ये जो वेव्स हैं वो भी जनरेट हो रही हैं। अब इनका पैटर्न जो है वो कैसे दिखाई देता है? साउंड वेव्स की तरह दिखाई देता है। मीन्स साउंड वेव का जब वो ट्रेवल करती है तो यही पैटर्न जो है, ये सेम पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न जो है एक्सपेंशन का और कंप्रेशन का वो फॉलो करती है। इसीलिए इन्हें साउंड वेव्स की तरह बोला जाता है। इन्हें प्रेशर वेव्स भी बोला जाता है। मीन्स वेव एनर्जी प्रेशर के रूप में ट्रांसफर करती है, प्रेशर के रूप में मतलब दबाव के रूप में, जैसे कि आगे पीछे, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, इस वजह से क्या है फैलती भी है, सिकुड़ती भी है, मतलब प्रेशर तो लगता ही है ना, तो इसीलिए इन्हें प्रेशर वेव्स भी बोला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहा जाता है,
क्योंकि ये जो वेव की डायरेक्शन होती है उसके पैरेलल होती है, इसी वजह से इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। नाउ दे आर लाइकली लेस डिस्ट्रक्टिव कंपेयर टू द एस वेव्स और द सरफेस वेव्स। एक आपकी बॉडी वेव्स होती है और एक आपकी सरफेस वेव्स होती हैं। जो पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स जो है वो बॉडी वेव्स हैं, और जो एल वेव्स हैं वो आपकी सरफेस वेव्स हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनका मतलब क्या स्पीड रहती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्राइमरी वेव्स का डिस्कशन हमारा मेन है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो वेव्स हैं वो सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं, सबसे पहले सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। एपिसेंटर पर पहुंचने वाली सबसे पहली जो वेव्स हैं वो आपकी पी वेव्स ही हैं। बट ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये नहीं करती है इन द कंपैरिजन ऑफ द सेकेंडरी वेव्स एंड द लव वेव्स, रैले वेव्स। ठीक है, तो ये कम डिस्ट्रक्टिव होती है। वाई ये मैंने आपको बता दिया है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया था कि पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहा जाता है। आई थिंक अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, हाँ, इसमें मेन आप देखना कि ये जैसे कि हम बोलते हैं कि कण है वो गति कर रहे हैं, बट इस वेव्स में सिर्फ एनर्जी ही है, वही ट्रेवल कर रही होती है, वही आगे बढ़ रही होती है, इसमें कण गति नहीं करते हैं। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आते हैं हम एस वेव्स के ऊपर। एस वेव्स हमारी होती है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स मतलब इन्हें सेकेंडरी क्यों बोला जाता है? हमारी क्लास में मतलब एक बच्चा तो फर्स्ट आता है, दूसरा सेकंड आता है, ऐसा क्यों? मतलब जो फर्स्ट आया उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं और जो सेकंड आया है उसके मार्क्स औरों से तो ज्यादा हैं बट उस फर्स्ट से कम है। मतलब ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो प्राइमरी वेव्स के तो बाद पहुंची हैं, बट और जो सारी तरंगे हैं लाइक जो सरफेस वेव्स हैं या फिर पी स्टार एस स्टार हैं उनसे तो ये पहले पहुंची है ना, इसीलिए इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। देखिए क्या विशेषताएं हैं सेकेंडरी वेव्स की। एस वेव्स आर द सेकंड फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मीन्स फास्टेस्ट हैं बट सेकंड नंबर की फास्टेस्ट हैं। ठीक है, मतलब इनकी गति क्या है, तेज है, ये तेजी से चलती हैं, तेजी से ट्रेवल करती हैं, बट फिर ये सेकंड नंबर पे आती हैं क्योंकि प्राइमरी वेव्स की स्पीड जो है वो इनसे ज्यादा है। नाउ इनकी स्पीड कितनी है 3 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड, बट हमने प्राइमरी वेव की स्पीड कितनी देखी थी 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड। इसीलिए क्या है कि ये पृथ्वी के धरातल पर दूसरे नंबर पर डिटेक्ट की जाती हैं। रिकॉर्डेड आफ्टर पी वेव्स, पी वेव्स के बाद में इनकी रिकॉर्डिंग होती है ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ मैंने बता दिया था कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो इन वेव्स की रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो पहले सिस्मोग्राफ पर जिस वेव की रिकॉर्डिंग होगी वो होगी आपकी प्राइमरी वेव्स, उसके बाद में आएगी सेकेंडरी वेव्स। एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। प्राइमरी वेव्स जो हैं उन्हें हमने कहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्यों बोला था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? क्योंकि जो डायरेक्शन थी आपकी वेव की, जो डायरेक्शन थी उसके पैरेलल ही क्या है कि ये वाली वेव भी आपकी चल रही थी, ये थी आपकी पी वेव्स। बट एस वेव्स में क्या होता है, यानी कि आपकी जो एनर्जी की मतलब मूव है एनर्जी की, यानी कि जो वेव की डायरेक्शन है वो ये वाली है, बट आपकी एस वेव्स क्या है कि इस तरीके से चलती है, ऐसे कर्व्स बनाती हुई चलती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो वेव है वो परपेंडिकुलर होती है टू द वेव डायरेक्शन। इसी वजह से इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस होता है, और वेव का जो मोशन है, मूव करने का जो पैटर्न वो फॉलो करती है, उसके बेस पर कैसे हम इसे क्लासिफाई करते हैं। देखिए मीडियम हमने देखा था कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम तीनों में से क्या है कि पास हो सकती है, तीनों में से ट्रेवल कर सकती हैं। बट सेकेंडरी वेव्स के साथ ऐसा नहीं है। सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड में से ही अपने आप को मतलब पास कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं। They can travel only through solid, cannot through liquid and gaseous medium. Liquid and gaseous medium मतलब अगर पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई ऐसी लेयर पाई जाती है जो कि लिक्विड है या फिर
सेमी लिक्विड है, तो उसमें से क्या है कि आपकी सेकेंडरी वेव्स पास नहीं हो सकती है, वो वहां पर डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। बट ये सिर्फ सॉलिड में क्या है, मूव कर सकती हैं, सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं। दिस इज बिकॉज ट्रांसवर्स वेव्स रिक्वायर्स रिजिडिटी, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स का जो पैटर्न ये फॉलो करती है ना, इस पैटर्न को मूव होने के लिए कठोरता की, रिजिडिटी की आवश्यकता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज अप डाउन और साइड टू साइड मोशन। हमने देखा था जो प्राइमरी वेव्स थी उसका जो मोशन जो फॉलो कर रही थी वो था बैक एंड फोर्थ, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, फैलना सिकुड़ना। इसमें जो आपकी सेकेंडरी वेव्स है इनमें जो मोशन होता है, आपकी वेव्स के मूवमेंट का जो मोशन है वो है अप डाउन, मीन्स ऊपर नीचे, इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। जैसे क्या है कि लाइक वेव्स इन अ रोप, मतलब मान लीजिए कि आप एक रस्सी को हाथ में ले लीजिए और इसे इस तरीके से ऐसे करेंगे ना, तो क्या है कि वो ऐसे कर्ल्स बनाएगी, मतलब क्या है, एक कर्वी शेप में हमें दिखाई देगी। तो इस तरीके का मूवमेंट क्या है, आपकी जो ये सेकेंडरी वेव्स हैं वो बनाती हैं, इस तरीके के मोशन में वो आगे ट्रेवल करती हैं। अब रिजेंबल्स, अब ये किसकी तरह दिखाई देती हैं, शेयर वेव्स, मीन्स अगर हम रोप को इस तरीके से मतलब हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं तो वहां पर क्या है कि हम एक वो कर्व्स बनाते हुए दिखाई देती हैं, उस तरीके से ही क्या है कि आपकी ये वेव्स भी ट्रेवल करती हैं। बॉडी वेव्स इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ में उस पॉइंट से ही ओरिजिनेट हो रही है जहां पर क्या है कि अर्थक्वेक आया है, फोकस जहां से मतलब अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है वहीं से इन वेव्स का ओरिजिन होता है, इसीलिए इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। अब आप ये मुझे बता दीजिए कि इनको ट्रांसवर्स वेव्स क्यों कहा जाता है। अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, बिल्कुल सही। ट्रांसवर्स वेव्स इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वेव की डायरेक्शन होती है उसके साथ में परपेंडिकुलर बनाती है, परपेंडिकुलर होता है आपका 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसी वजह से इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। प्राइमरी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है क्योंकि वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल ट्रेवल करती हैं, उसके समानांतर ट्रेवल करती हैं, इसीलिए उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इसे ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। ओके, ये जो है सिर्फ सॉलिड में से मूव कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं, क्योंकि इनको रिजिडिटी चाहिए होती है, कठोरता चाहिए होती है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, अब हमने जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें मतलब हम इंसोलेशन जैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन से मतलब जो सूर्य से आने वाली तरंगे होती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्वालिटी भी होती है और इसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी भी होती है, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है। तो जो ईएमआर होती है उसका जो मोशन का पैटर्न होता है वो भी इसी तरीके से होता है, ऐसे। तो ये भी मतलब उस तरीके से होती है, मतलब इनके बीच में क्या है कि कुछ ना कुछ वेवलेंथ बनती है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। इसे क्या है कि तरंग दैर्ध्य बनती है, इसी वजह से क्या है कि इसकी स्पीड प्राइमरी वेव से कम होती है। मतलब प्राइमरी वेव तो इस तरीके से चल रही थी तो उसकी स्पीड तो ज्यादा होगी, बट ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो यहाँ पर वेवलेंथ का क्रिएशन कर देगी ना, इसी वजह से सेकेंडरी वेव्स की स्पीड 3 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी, जबकि प्राइमरी वेव्स की जो स्पीड थी वो 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड थी। यहां पर मैंने ईएमआर का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जो ईएमआर है वो भी इसी तरीके से मूव करती हैं। बट ईएमआर जो है, ईएमआर में और आपकी सेकेंडरी वेव्स के बीच में आप एक डिफरेंस भी बताओ क्या है। ईएमआर जो है ना वो एक वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, बट जो सरफेस वेव्स हैं उनको ट्रेवल करने के लिए एक पूरा का पूरा रिजिड मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड चाहिए होता है। स्पीड हम देखते हैं, फर्स्ट स्पीड किसकी है, प्राइमरी वेव्स की, देन सेकेंडरी वेव्स की, देन लव वेव्स की। लव वेव्स, रेले वेव्स जो है वो सरफेस वेव्स हैं जो कि आपकी सरफेस के ऊपर ही उत्पन्न हो रही हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बन रही हैं। इतना डिस्ट्रक्शन तो आपकी प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव्स भी नहीं करती हैं जितना डिस्ट्रक्शन आपकी ये सरफेस वेव्स या एल वेव्स, रेले वेव्स जो है वो कर देती हैं। चलिए देखते हैं क्या है रेले वेव्स। रेले वेव्स क्या हैं, जो लव वेव्स होती हैं, यानी कि जो एल वेव्स हैं उन्हें पहले यहां से देखिए आप, एल वेव्स हैं उन्हें एल वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इनकी जो स्पीड होती है वो कैसे होती है, इनका मोशन होता है वो कैसे होता है, सब हम समझेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे।
सबसे पहले लव वेव्स आर द सरफेस वेव्स। सरफेस सिस्मिक वेव्स, इन्हें क्या है, सरफेस सिस्मिक वेव्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये धरातलीय भूकंपीय तरंगे होती हैं। मीन्स इनकी उत्पत्ति जो है वो धरातल से ही हो रही है। ये ओरिजिन से, यानी कि जो फोकस था वहां से उत्पन्न नहीं हो रही हैं। जो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स चल रही थी उसी वजह से क्या है कि कुछ सरफेस वेव्स भी उत्पन्न हुई और जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बनी। इन्हें जो है वो एल वेव्स बोला जाता है। अब एल वेव्स में ही क्या है कि दो पार्ट होते हैं, एल क्यू जो लव वेव्स है और एल आर जो है वो रेले वेव्स है। क्या डिफरेंस होता है लव वेव्स में और रेले वेव्स में? मूवमेंट क्या है, राइट लेफ्ट ओनली। मूवमेंट जो है, जैसे कि आपने कभी किसी स्नेक को चलते हुए देखा होगा कि वो किस तरीके से ऐसे 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 चलता है, इसी तरीके का मूवमेंट क्या है, इसी तरीके का मोशन जो है वो आपकी एल वेव्स फॉलो करती हैं। तो इनका जो है राइट लेफ्ट ओनली, मतलब राइट लेफ्ट मूवमेंट होता है, कभी राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट ऐसे मूव करती हैं ये। अप डाउन मूवमेंट नहीं होता है इसका। हमने सरफेस वेव्स का, एस वेव्स का यानी सेकेंडरी वेव्स का मूवमेंट देखा था कि वो ऐसे अप डाउन था। प्राइमरी वेव का हमने देखा था कि वो एक्सपेंशन कंप्रेशन इस तरीके का मूवमेंट था। बट इनका जो मूवमेंट होगा, इन वेव्स का, सरफेस वेव्स का जो मूवमेंट होगा वो होगा स्नेक लाइक, यानी जिस तरीके से क्या है कि स्नेक पृथ्वी के ऊपर रेंगता है उस तरीके का मूवमेंट जो है, उस तरीके का जो मोशन है वो ये फॉलो करती हैं वेव्स। इनकी जो स्पीड है वो 3.5 टू 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन करना मत भूलिएगा। देन यहां पर क्या है कि अप डाउन, ये राइट लेफ्ट मूव कर रही हैं। अब क्या है कि रेले वेव्स से फास्ट क्यों होती हैं? क्योंकि जो रेले वेव्स का मोशन है वो अलग तरीके का है। इस पॉइंट को हम बाद में करेंगे। अब हम इसे ये देख लेते हैं कि इसको लव वेव्स क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस वेव्स की खोज जो है वो AEH लव द्वारा की गई थी। ये सॉलिड में से भी पास हो सकती है, लिक्विड में से भी पास हो सकती है एंड गैसियस फॉर्म में भी पास हो सकती है। दीज वेव्स आर स्लोअर देन द P वेव्स एंड S वेव्स। P वेव्स की स्पीड कितनी थी? 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड। एस वेव्स की स्पीड कितनी थी? 3 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी थी 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, बट इनकी स्पीड कितनी है? 3.5 to 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स 4.5 तक ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब स्पीड को अपनी स्पीड में ट्रेवल कर सकती हैं। बट एस वेव्स क्या है कि 8 किलोमीटर की स्पीड तक भी जा सकती हैं। तो इसीलिए स्लोअर देन द P वेव्स एंड एस वेव्स बट फास्टर देन द रेले वेव्स, बिकॉज रेले वेव्स का जो मोशन होता है वो एलिप्टिकल होता है। ठीक है, वो रोलिंग करती हुई चलती है, वो अप डाउन भी करती है और वो साथ में वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी करती है। मतलब उसका एक कंबाइंड मूवमेंट होता है, कंबाइंड मोशन होता है। ठीक है, तो ये जो वेव्स होती हैं आपकी स्लोअर देन द P एंड S वेव्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, वेरी डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज हॉरिजेंटल शेकिंग कैन इजीली डैमेज बिल्डिंग्स एंड रोड्स। मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है क्योंकि ये हॉरिजेंटली इस तरीके से राइट लेफ्ट ऐसे चलती हैं। तो इस वजह से क्या है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को, पूरी की पूरी सिटी के विनाश का, डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं। आई थिंक आपको ये एल वेव्स का जितना भी मैंने पार्ट करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार से मैं इसका दोबारा से बोलना चाहूंगी। एल वेव्स लव वेव्स, लॉन्ग वेव्स के नाम से जानी जाती है। एल वेव्स को ही एल क्यू, ये लव वेव्स के लिए, और एल आर जो है वो रेले वेव्स के लिए होता है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है क्योंकि इनका जो मोशन होता है, इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। इसी आधार पर ये डिवीजन किया जा रहा है। ये क्या है कि सरफेस सिस्मिक वेव्स होती हैं, यानी कि धरातल पर उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं। इनका मूवमेंट राइट लेफ्ट इस तरीके से होता है। अप डाउन मूवमेंट इसका नहीं होता है। ठीक है, ये फास्टर देन द रेले वेव्स, फास्ट चलती हैं रेले वेव्स से, क्योंकि रेले वेव्स का जो मूवमेंट है, जो मोशन है वो है एलिप्टिकल, जिसमें वो अप डाउन होने के साथ साथ में बैकवर्ड फॉरवर्ड भी चलती है। तो इस वजह से ये जो है वो आपकी रेले वेव्स से तो ज्यादा फास्ट होती हैं। बट पी वेव्स से और एस वेव्स से क्या है कि ये स्लो होती हैं, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो मीडियम होते हैं उनमें से पास हो सकती है, उनमें से ट्रेवल कर सकती है। अब आते हैं हम रेले वेव्स के ऊपर। मैंने आपको कहा है कि जो एल वेव्स है उसको दो पार्ट में डिवीजन है। फर्स्ट हमने देखा एल क्यू एंड द सेकेंड इज एल आर।
ये जो डिवीजन का बेस है मैंने आपको बता दिया है कि मोशन का जो पैटर्न है वो क्या है। सेकंड, इनकी जो मतलब इनकी जो भी आपकी स्पीड है वो क्या है। इसी आधार पर क्या है कि ये डिवीजन किया गया है। रैले वेव्स सरफेस वेव्स हैं, ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस पर चलने वाली भूकंपीय तरंगे हैं। मोशन, पार्टिकल्स मूव इन एन एलिप्टिकल रोलिंग मोशन में क्या है, ये चलती हैं। दैट इज सिमिलर टू द ओशियनिक वेव्स, मीन्स इनका जो मूवमेंट है होता है वो अप डाउन भी होता है और वो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी होता है। इस तरीके का होता है, मतलब जैसे अप हुई फिर मतलब ऐसे फॉरवर्ड भी गई, फिर यहाँ पर क्या है कि वो मतलब डाउन गई और फिर बैकवर्ड भी गई। तो इस तरीके का जो मूवमेंट है ना, जो आपकी ओशन वेव्स फॉलो करती हैं, ऐसा ही मूवमेंट क्या है कि आपकी ये रैले वेव्स भी फॉलो करती हैं। मीन्स इस तरीके से अप देन फॉरवर्ड देन डाउन देन बैकवर्ड, इस तरीके से क्या है कि ये ऐसे मूव करती हुई चलती हैं। ऐसा इनका जो है वो मूवमेंट होता है। अब ऐसा मूवमेंट होगा मतलब कंबाइंड मूवमेंट होगा, मतलब स्पीड तो इनकी अपने आप ही कम हो जानी है। स्पीड होती है इनकी 2 से 4 किलोमीटर, 2 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है, मतलब सबसे कम है। ठीक है, स्लोअर देन द पी वेव्स एंड एस वेव्स, स्लो होती हैं ये पी वेव से भी और एस वेव से भी, बट क्या है इनका यहाँ पे मैंने आई थिंक ये है 8 किलोमीटर तक इनकी स्पीड होती है। तो इन ये क्या है फास्टर होती हैं आपकी लव वेव से। लव वेव्स की जहां पर स्पीड थी 3.5 to 4.5 किलोमीटर, तो उन वेव्स से क्या है कि ये फास्ट होती हैं। पाथ ऑफ ट्रेवल, दे मूव ओनली ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब सरफेस वेव्स हैं तो क्या है कि अर्थ सरफेस पर ही ये ट्रेवल करती हैं। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, हाईली डिस्ट्रक्टिव। डैमेज लेवल क्या होता है इनका, बिकॉज दे कॉज रोलिंग ग्राउंड मोशन, रोलिंग ग्राउंड में चलती है। मैंने कहा है कि क्या है कि इनका एक एलिप्टिकल मोशन जो है वो फॉलो करती हैं, इस तरीके से जैसे आपकी सी वेव्स चलती है ना, ओशनिक वेव्स चलती हैं, वैसे ही क्या है कि ये भी चलती हैं। तो क्या है कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं, बिकॉज दे कॉज रोलिंग ग्राउंड मोशन विच कैन शेक बिल्डिंग्स स्ट्रांगली, जो कि आपकी जो बिल्डिंग जो मकान वगैरह बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं, उनको क्या है कि बहुत तेजी से हिला सकता है। ओके, तो हमने यहां पर कर लिया है प्राइमरी वेव्स, उसके बाद में हमने देख लिया सरफेस सेकेंडरी वेव्स जो कि बॉडी वेव्स का पार्ट है, उसके बाद में हमने देखा एल वेव्स, लव वेव्स एंड रैले वेव्स जो कि एल वेव्स का ही पार्ट है, दैट इज एल क्यू एंड एल आर वेव्स। अब हम देखते हैं कि इन पी वेव्स को और इन एस वेव्स को जब ये अलग अलग लेयर में, मतलब अर्थ के अंदर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, 3 लेयर्स मेन पाई जाती हैं, जब उनके अंदर प्रवाहित होती हैं तो इनको क्या है कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन से नाम इनको दिए जाते हैं। देखिए कुछ अदर वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स हैं ये, पीजी, एसजी, पी स्टार, एस स्टार। ओके, तो जो पीजी वेव्स हैं, पीजी वेव्स प्राइमरी क्रिस्टल वेव्स हैं। जी स्टैंड हेयर फॉर ग्रेनाइट एंड एस स्टार, पी स्टार जो है वो मेंटल में जब प्रवाहित होती हैं, ट्रेवल करती हैं, उसे बोला जाता है प्राइमरी वेव्स। पीजी वेव्स हैं प्राइमरी वेव्स हैं, पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हैं। लॉन्गिट्यूडनल हमने देख लिया था बिकॉज दे आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। नाउ स्पीड हमने क्या है कि क्रस्ट के अंदर ट्रेवल करती हैं। जब पी वेव्स आपकी क्रस्ट के अंदर ट्रेवल करती हैं तब उनको पीजी के नाम से जाना जाता है। इनकी जो स्पीड होती है 5 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। हमने पी वेव्स की स्पीड जो है वो एवरेज देखा था कि 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड हो सकती है। पी वेव्स जब आपकी क्रस्ट में ट्रेवल करती है तब उसकी स्पीड होती है 5 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे यही होती हैं, पीजी वेव्स ही होती हैं। एसजी वेव्स, ऐसा हमने देखा था सेकेंडरी वेव्स के लिए। सेकेंडरी वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या विशेषताएं थी कि ये आपकी प्राइमरी वेव्स के बाद में पहुंचती हैं, सेकंड नंबर पे होती हैं ये। सिस्मोग्राफ इनकी रिकॉर्डिंग करता है प्राइमरी वेव्स के बाद में। इससे हमें पता चलता है कि इनकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी वेव से कम होती है। इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम जो है वो रिजिड होना चाहिए, इसी वजह से ये सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड और गैस में ये डिसअपियर हो जाती हैं। हमने देखा था कि ये कौन सी वेव्स की तरह दिखाई देती हैं, इनका जो पैटर्न है वो किससे रिजेंबल करता है,
शेयर वेव्स की तरह होता है एंड ट्रांसवर्स वेव्स की तरह हमें ये दिखाई देता है। EMR जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी क्या है, इसी मोशन को फॉलो करते हैं, तो उनके जैसा ही इनका मोशन होता है। SG, G स्टैंड्स हियर फॉर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जिससे कि आपकी क्रिस्टल लेयर बनी हुई है, तो G क्या है, यहां पर ग्रेनाइट के लिए लिखा गया है, यानी कि जो आपकी जो क्रिस्टल लेयर है मेनली ग्रेनाइट से बनी हुई है, जो कि मतलब हैवी नहीं होती है, हल्की होती है, और जो आपकी बेसाल्टिक रॉक्स होती हैं वो ज्यादा भारी होती हैं। ओके, तो S क्या है, जो S वेव्स जब आपकी क्रस्ट में मतलब ट्रेवल करती हैं तब इसे SG वेव्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट के अंदर होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। हमने देखा था जो S वेव्स है उनकी स्पीड 3 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी, और SG वेव्स की जो स्पीड है वो 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये जो वेव्स है हमने देख लिया था। अब SG वेव्स हैं, यानी कि S वेव्स हैं जो क्रस्ट में ट्रेवल कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स ये लिक्विड में नहीं ट्रेवल कर सकती हैं, गैसियस फॉर्म में ये नहीं ट्रेवल कर सकती हैं। इनको क्या है, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, रिजिडिटी की आवश्यकता होती है। ये जो वेव्स हैं आपकी सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती हैं। उसके बाद में देखिए P स्टार वेव्स, स्टार यहां किस लिए लगाया गया है, क्योंकि ये मेंटल में आपकी ट्रेवल करती हैं। जब P वेव्स, जब प्राइमरी वेव्स मेंटल में ट्रेवल करती हैं, अपर मेंटल में जो मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है उसके नीचे ट्रेवल करती हैं, तब इसे P स्टार वेव्स के नाम से जाना जाता है। इनकी जो स्पीड होती है वो 7.5 to 8.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मीन्स इनकी जो स्पीड है वो PG वेव्स से ज्यादा हुई। क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर में जा रहे हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। डेंसिटी बढ़ रही है मतलब रिजिडिटी बढ़ रही है, मतलब जो आपके रॉक के ब्लॉक्स हैं उसके अंदर मतलब और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। इस वजह से क्या है कि उनकी स्पीड बढ़ रही है। हमने देखा था कि जो P वेव्स हैं उनकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम होती है। ठीक है, तो क्या है कि जब ज्यादा डेंस होगा मटेरियल तो उसके अंदर से स्पीड ज्यादा होगी, और जब कम डेंस होगा तो उसमें स्पीड क्या है वो कम होगी। ओके, तो PG से ज्यादा फास्ट है। रीजन क्या है, क्योंकि मेंटल में डेंसिटी ज्यादा है। उसके बाद में देखिए S स्टार वेव्स, S स्टार वेव्स मीन्स S वेव्स दैट आर ट्रेवलिंग इन द मेंटल लेयर, इन द अपर मेंटल, यानी कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है उसके निचले वाली जो लेयर है उसके अंदर जब S वेव्स ट्रेवल करती हैं तब इसे S स्टार वेव्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्पीड क्या है कि 4.5 to 5 किलोमीटर तक पर सेकेंड होती है। SG से फास्ट होती हैं। SG वेव्स की स्पीड कितनी थी, SG वेव्स की जो स्पीड थी वो थी 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेंटल में डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, तो यहां पर क्या है कि कंपैरेटिबल जो टेबल हमने बना दिया है PG, SG, P स्टार और S स्टार का। PG मीन्स क्रस्ट में, SG मीन्स क्रस्ट में, P स्टार मेंटल में, एंड S स्टार, S जो सेकेंडरी वेव्स हैं जब वो मेंटल में ट्रेवल करती हैं तब उसको S स्टार के नाम से जाना जाता है। PG जो वेव्स हैं उनका जो स्पीड है वो 5 to 7 किलोमीटर होती है। जो आपकी SG होती हैं उनकी स्पीड 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब ये क्रस्ट में ही ट्रेवल कर रही हैं, बट स्पीड कम क्यों है, क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो इस तरीके का है, ट्रांसवर्स है। इसलिए क्या है कि ये कुछ ना कुछ मतलब तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ बना रही हैं, जिसकी वजह से क्या है इनकी स्पीड कम है। जो P स्टार वेव्स हैं उनकी स्पीड है 7 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड मेंटल में। PG वेव से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद में आती है आपकी S स्टार वेव्स। S स्टार वेव्स की स्पीड है 4.5 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसकी स्पीड SG वेव से ज्यादा है क्योंकि मेंटल में ये ट्रेवल कर रही हैं। ओके, हम यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मेंटल में स्पीड ज्यादा है, P हमेशा S से फास्ट ही होती है। मेंटल में स्पीड ज्यादा क्यों है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। P जो वेव्स है वो S से हमेशा तेज होती हैं क्योंकि ये ऐसे मोशन को फॉलो करती हैं, जबकि S वेव्स जो है वो इस पैटर्न में चलती हैं जहां पर वेवलेंथ बनती है, बट ये क्या है इसको फॉलो करती हैं।
PG/SG क्रिस्टल वेव्स, P*/S* मेंटल वेव्स। चेंज होता है कहाँ? मोहो डिसकंटिन्यूटी में। मतलब जो क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड आफ्टर दैट मेंटल लेयर, यहां पर मिलती है मोहो डिसकंटिन्यूटी। चेंज होता है ना, तो इस मोहो डिसकंटिन्यूटी के बाद में ही होता है। यहां पर बहने वाली जो वेव्स होती हैं उसे कहा जाता है PG/SG, और यहां पर जो वेव्स बहती हैं उसे कहा जाता है P* एंड S*। ओके, तो चेंज हुआ मोहो डिसकंटिन्यूटी पर। अगर आप जैसे कि मतलब एग्जाम देते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए क्या है कि मैं इन सब चीजों को इसमें अपने नोट्स में डाल रही हूँ। नेचर सेम है, स्पीड एंड पाथ चेंज है। नेचर तो वही है, PG वेव्स, SG वेव्स क्या है कि P और S वेव्स ही हैं। नेचर तो इनका सेम ही है। जो मोशन, ये जो पैटर्न ये फॉलो कर रही थी वो उसी पैटर्न में जा रही हैं, उसी तरीके से बिहेव कर रही हैं कि डेंसिटी बढ़ रही है तो इनकी स्पीड भी बढ़ ही रही है। बट क्या है कि इनकी स्पीड में और इनके पाथ में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि इनको कुछ अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। जब P वेव्स मोहो डिसकंटिन्यूटी को पार करके, मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी को ये क्रॉस कर लेती हैं, इसको क्रॉस करने के बाद मेंटल में ट्रेवल करती हैं, तो इनकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। नो डाउट इनकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मेंटल की डेंसिटी आपकी क्रस्ट की जो लेयर है उससे ज्यादा है, इस वजह से जो है आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अब हमें इन सभी से निष्कर्ष निकालना है कि PS वेव्स हैं वो किस तरीके से ट्रेवल करती हैं। मतलब मैंने आपको कहा कि जो P वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो मीडियम है उनमें से प्रवाहित हो सकती हैं, उनमें से क्या है कि ट्रेवल कर सकती हैं। बट क्या है कि P वेव्स जो है वो अर्थ की हर एक लेयर में से क्रॉस हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि P जो वेव्स है वो हर लेयर में से क्रॉस हो जाती है। बट जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड में से ही ट्रेवल कर सकती हैं। तो कुछ भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे पाए जाते हैं जहां पर क्या है कि S वेव्स जो है वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कोई ऐसी लेयर भी पाई जाती है जो कि क्या ऐसी है, जो कि मेल्ट है, मतलब या तो पूरी तरह से मेल्ट है या फिर क्या है कि पार्शली मेल्टेड है, जैसे कि एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो यहां पर हम वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं उससे भी ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में है, इंटरनल स्ट्रक्चर में है, कि अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या है कि कुछ हाई डेंसिटी के मिनरल्स जो है वो कोर में पाए जाते हैं, जैसे कि निकल एंड फेरस है, एंड कुछ जो लो डेंसिटी के मिनरल्स हैं वो आपकी अपर लेयर में मिलते हैं, जैसे कि सिलिका हो गया, सिलिकेट हो गए हैं, इस तरीके के। ठीक है, तो हमें वोल्केनिक इरप्शन से, मीटेरोइड्स की स्टडी से, अर्थक्वेक से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानकारी जो है वो हासिल होती है। इन्हीं जानकारी के आधार पर अर्थ के इंटीरियर को कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया है। अर्थ का जो इंटीरियर में जितनी भी लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे जैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जो भी उनके बेसिस रहे हैं, उन सब की स्टडी हम कल करेंगे। थैंक यू। आई होप जितना भी मैंने आज आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।